बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई की 8वीं कविता हम चलते सीना तान के, यह कविता हमने पढ़ी है। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। आपको बहुत पसंद आई ना ये कविता? तो आओ आज इस कविता के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए हैं उन्हें आज हम पूरा करते हैं। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं के नाम बताओ, उनसे संबंधित अधिक जानकारी पढ़ो। यह स्वाध्याय दिया गया है। यह स्वाध्याय पूरा करने के लिए हमें पुस्तकालय मतलब ग्रंथालय और अंतर्जाल मतलब इंटरनेट की सहायता से यह स्वाध्याय पूरा करना है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए ये जानकारी लाई है। आओ देखते हैं सभी राज्यों की मुख्य भाषा और वहाँ अन्य कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो बहुत सारे अपने सारे राज्य है और बहुत सारी बातें आपको बतानी है, इसलिए यह बात ध्यान में रखना कि राज्य के नाम के बाद जो भाषा मैं बोलूंगी वह मुख्य भाषा और उसके बाद जो अन्य भाषाएं उनके नाम बताऊंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु व मलयालम, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, उर्दू, हिंदी व तमिल, अरुणाचल प्रदेश, बंगाली, नेपाली, हिंदी व असमी, असम, असमी, बंगाली, हिंदी, बोडो व नेपाली, बिहार, हिंदी, मैथिली, उर्दू, चंडीगढ़, हिंदी, पंजाबी, छत्तीसगढ़, हिंदी, बंगाली, उड़िया, दादरा व नगर हवेली, गुजराती, हिंदी व कोंकणी, मराठी, दमन व दीव, गुजराती, हिंदी व मराठी, दिल्ली, हिंदी, पंजाबी, उर्दू व बंगाली, गोवा, कोंकणी, मराठी, हिंदी व कन्नड़, गुजरात, गुजराती, हिंदी, सिंधी, मराठी व उर्दू, हरियाणा, हिंदी, पंजाबी व उर्दू, हिमाचल प्रदेश, हिंदी, पंजाबी व नेपाली, जम्मू और कश्मीर, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, झारखंड, हिंदी, संताली, बंगाली व उर्दू, कर्नाटक, कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, मराठी व तमिल, केरल, मलयालम, यहाँ सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, लक्षद्वीप, मलयालम, मध्य प्रदेश, हिंदी, मराठी व उर्दू, महाराष्ट्र, मराठी, हिंदी, उर्दू व गुजराती, मणिपुर, मणिपुरी, नेपाली, हिंदी व बंगाली, मेघालय, बंगाली, हिंदी व नेपाली, मिझोरम, बंगाली, हिंदी व नेपाली, नागालैंड, बंगाली, हिंदी व नेपाली, ओडिशा, उड़िया, हिंदी, तेलुगु व संताली, पुदुचेरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व उर्दू, पंजाब, पंजाबी और हिंदी, राजस्थान, हिंदी, पंजाबी और उर्दू, सिक्किम, नेपाली, हिंदी व बंगाली, तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व उर्दू, तेलंगाना, तेलुगु, उर्दू, त्रिपुरा, बंगाली, हिंदी, उत्तर प्रदेश, हिंदी, उर्दू, उत्तराखंड, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, पश्चिम बंगाल, बंगाली, हिंदी, संताली, उर्दू और नेपाली। तो इतनी सारी भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है। जरूर ध्यान रखना और अपने कॉपी में ये जरूर लिखना। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत किसी शहीद और उसके परिवार के बारे में सुनो।
तो ये जो जानकारी है हमें इन मुद्दों पर लेनी है। जन्म तिथि, गांव, शिक्षा और घटना। तो आओ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन इनके बारे में जानकारी लेते हैं। संदीप उन्नीकृष्णन भारतीय सेना में एक मेजर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के विशेष कार्य समूह में कार्यरत थे। संदीप का जन्म 15 मार्च 1977 को चेरुवरुण, कोझिकोड जिला, केरल के नायर परिवार में हुआ था। बाद में यह परिवार बेंगलोर आ गया। वे सेवानिवृत्त आईएसआरओ अधिकारी के उन्नीकृष्णन और धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन के इकलौते पुत्र थे। संदीप ने अपने 14 साल फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर में बिताए और 1995 में उन्होंने आईएससी विज्ञान विषय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे बचपन से ही सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। वे स्कूल में आयोजित खेल कूद व विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वर्ष 1995 में वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हो गए। उन्होंने आगे चलकर कला, सामाजिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। 26 नवंबर 2008 की रात दक्षिण मुंबई में हुए आतंकी हमले का सामना करने के लिए मेजर उन्नीकृष्णन को 51 तैनाती एसएजी का टीम कमांडर नियुक्त किया गया। ताज होटल में 10 कमांडो के एक समूह के साथ उन्होंने प्रवेश किया। उसी दौरान आतंकियों से उनकी मुठभेड़ हुई और वे बुरी तरह घायल हो गए। 28 नवंबर 2008 को भारत माता का यह सपूत देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। मैंने समझा इस शीर्षक के अंतर्गत हमने जो कविता पढ़ी है, हम चलते सीना तान कर, इस कविता द्वारा हमने क्या सीखा है, क्या समझा है, इसके बारे में जानकारी लिखते हैं। हमारे देश की सुरक्षा में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के सैनिक जुटे हुए हैं। उनकी बोली भाषा, रहन सहन, भौगोलिक परिस्थितियां सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन सभी के दिलों में भारत माता के प्रति एक जैसा आदर व समर्पण का भाव है। हमारे देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के भांति ही भारत माता की सेवा में सदैव तत्पर है और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों का बलिदान देने से भी वे पीछे नहीं हटेंगे। शब्द वाटिका में देखते हैं नए शब्दों के अर्थ। वर्ण, रंग, मरुस्थल, रेगिस्तान, वर्दी, यूनिफॉर्म, सीना, छाती, रजकन, धूलिकन, ममता, अपनापन, समता, समानता, एहसान, उपकार, सदिया, अनेक वर्षों से, पुरखे, पूर्वज, अगणित, असंख्य, शीश, सिर, निशान, तिरंगा झंडा, अवसर, मौका, बलिदान, कुर्बानी, विवेक, भले बुरे का ज्ञान, समर, युद्ध, गाथाएं, कथा, वृत्तांत, कंठ, गला, अनगिन, जिसे गिन न सके, गूंजना, प्रतिध्वनि आना। तो ये नए शब्द देखे हमने। सीना तान कर चलना, यह मुहावरा भी दिखा है। सीना तान कर चलना इसका मतलब है गर्व से चलना। सच्चाई जिनके रोम रोम में बसी होती है, वे लोग हमेशा सीना तान कर चलते हैं। मेरी कलम से इस शीर्षक के अंतर्गत शालेय प्रतिज्ञा का श्रुतलेखन करो।
और प्रतिज्ञा के मूल्यों को अपने व्यवहारों से सत्यापन करो। तो देखो, ये जो प्रतिज्ञा है, ये हमारे पाठ्य पुस्तक में शुरुआत में दी होती है। हर पाठ्य पुस्तक में यह प्रतिज्ञा होती है। तो आप आपके भाई बहन को यह प्रतिज्ञा पढ़ने को कहना और आप बिना देखे इसे लिखना है। ये जो प्रतिज्ञा है, ये किसने तैयार की है? आओ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय शपथ आमतौर पर इसे विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों के शुरुआती पन्ने पर छपा देखा जा सकता है। प्रतिज्ञा को असल रूप में सन 1962 में लेखक पिदिमर्री वेंकट सुब्बाराव द्वारा तेलुगु भाषा में रचा गया था। इसका पहला सार्वजनिक पठन सन 1963 में विशाखापट्टनम के एक विद्यालय में हुआ था। बाद में इसका अनुवाद करके भारत की सारी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसार किया गया। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत हम सब एक हैं, इस वचन का हमें विस्तार करना है। देखो तो, हमारे भारत देश में अलग जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन हम सब एक है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कई राज्य हैं, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां एक दूसरे से भिन्न है। सभी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति व सभ्यता है। प्रत्येक राज्य के निवासियों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म आदि सभी में एक दूसरे से भिन्न है। अलग अलग जाति, धर्म के लोगों का खान पान, रहन सहन आदि भी भिन्न भिन्न है। प्रत्येक राज्य व उससे संबंधित लोगों की वेशभूषा भी दूसरे राज्यों व लोगों से भिन्न है। इस तरह की विविधता शायद ही हिंदुस्तान के अलावा किसी अन्य देश में देखने को मिले। यूं कह सकते हैं कि यह देश एक सुंदर बगिया की भांति है, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इतनी विविधता के बावजूद भी सभी जाति, धर्म व संप्रदाय के लोगों को एक समान अधिकार व स्वतंत्रता है, जो भारतीय संस्कृति की गौरवशाली इतिहास को और गौरवान्वित करता है। अनेकता में एकता व समानता की इस भारतीय संस्कृति के चलते ही आज हिंदुस्तान के सभी नागरिक हम सब एक हैं का नारा बुलंद करते हैं। अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत अब तक पढ़े हुए मुहावरों, कहावतों का वर्ण क्रमानुसार संग्रह बनाओ और चर्चा करो। तो आओ देखते हैं। मुहावरे: अनाप शनाप बोलना, अक्ल का पता खोलना, आंखें खुली की खुली रहना, कमर कसना, करवटें बदलना, खाट पकड़ना, खून पसीना एक करना, गला फाड़कर रोना, गले लगना, चार चांद लगाना, जी की कली खिलना, ठगासा रहना, ठान लेना, तारीफ के पुल बांधना, तुनक कर बोलना, दरार पड़ना, दाव पर लगाना, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति, दुखड़ा रोना, मात देना, मुंह लटकाना, सिर आंखों पर रखना, सीना तान कर चलना, हथियार डालना। तो ये सारे मुहावरे देखें। कहावतें भी देखते हैं। अंत भला तो सब भला, एक और एक 11, चिराग तले अंधेरा, जहाँ चाह वहाँ राह, दूध का दूध, पानी का पानी करना। जरा सोचो, लिखो। यदि तुम सैनिक होते तो सोचो तो।
किसी भी देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उस देश के सैनिकों पर होती है। यदि मैं सैनिक होता तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाता। सीमा पर मौजूद सैनिकों के भरोसे ही पूरा देश चैन की नींद सोता है। एक सैनिक होने के नाते मैं देश के इस विश्वास को सदैव बरकरार रखने का प्रयास करता। मैं सीमा पर खड़ा होकर अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का पूर्ण प्रयास करता। यदि कभी मेरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को कोई दुश्मन चुनौती देने का प्रयास करता, तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देता। एक सैनिक का कर्तव्य होता है कि वह अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने से पीछे न हटे, और मैं भी ऐसा ही करता। अपने देश की सुरक्षा करते करते यदि मैं शहीद भी हो जाता, तो भी मुझे खुशी होती कि मैं भारत माता की सेवा करने के काबिल बना, और उसकी सेवा करते करते मैंने उस पर प्राण न्यौछावर कर दिए। सदैव ध्यान में रखो, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। सच है बच्चों। तो इसके बारे में हम कुछ पंक्तियां लिखते हैं। सेवा से किसी का अहित नहीं होता, बल्कि दो अनजान प्राणी प्रेम के बंधन में बन जाते हैं। यही सच्ची ईश्वर की सेवा है। परोपकार, सेवा भाव, प्रेम, कर्मठता, दृढ़ निश्चय एक मानव के जीवन को सार्थक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः हमें चाहिए कि इन गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और मानवता का कल्याण करें। अगर आप भगवान की पूजा करने मंदिर जा रहे हो और रास्ते में कोई भूखा प्यासा या निर्बल अपाहिज दिखाई देता है, उसे मदद चाहिए, तो यदि आप उसकी मदद करेंगे तो यह भी एक प्रकार की ईश्वर की सेवा ही होगी। भगवान भी यही चाहते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करें। प्रश्न पहला, निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो पहली पंक्ति जो दी है, हिंदुस्तान तान के, यह हम पहले पढ़ते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। आओ इन चार पंक्तियों का हम अर्थ जानते हैं। हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है। इसी मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। इसी देश की मिट्टी ने हमें गोद में लेकर ममता और समानता से पाला है। हमें ऐसी पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। मातृभूमि के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत गर्व से अपना सीना तान के चलते हैं। दूसरा जो है, जो वीरत्व डैश तान के, तो पहले इस चरण को हम पढ़ते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। आओ इसका अर्थ लिखते हैं। हम भारतीय युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव-गांव, नगर-नगर, घर में उसकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माता के वीर सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं।
प्रश्न दूसरा, देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों की कविता लिखो। आप भी लिखने की जरूर कोशिश करना। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारे हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। और एक कविता देखो, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। वाह क्या सुंदर कविता है। सब देशों से जो है महान, वो है हमारा हिंदुस्तान। इसकी रक्षा की खातिर हम न्योछावर करते अपनी जान। तो बच्चों, तुम भी इस तरह की कविता लिखने की जरूर कोशिश करना। तीसरा प्रश्न, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करो। केंद्रीय भाव यानी मुख्य भाव जो है, मुख्य भावार्थ जो है। प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव यह है कि हम सब भारत माता के बेटे हैं। भले ही हमारा धर्म, जाति, वर्ण, भाषा और प्रदेश अलग अलग है, किंतु हम सभी भारत के सैनिक, पहले हिंदुस्तानी हैं। हम अपने देश को और उसके निशान को मिटने नहीं देंगे। युद्ध में दुश्मनों को अपनी वीरता दिखाएंगे। इस कविता के माध्यम से अनेकता में एकता का भाव स्पष्ट होता है। हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ पर अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनकी बोली भाषा, रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन हिंदुस्तानी होने के भाव सभी को एक सूत्र में बांधे रखा है। प्रश्न चौथा, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। देखो तो, ये है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राज चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, और ये हमारी नोट करेंसी जिसे रुपए कहते हैं। तो आओ इन्हें लिखते भी हैं। हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित है। कमल राष्ट्रीय फूल, बाघ राष्ट्रीय पशु, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह, आम राष्ट्रीय फल, मोर राष्ट्रीय पक्षी, जनगण मन राष्ट्रगान, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष। भाषा की ओर, इस शीर्षक के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। यह स्वाध्याय दिया गया है। देखो तो, यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं और वह कहाँ लिखने हैं, यह वाक्य के आधार अनुसार प्रकार भी दिए हैं। तो आओ एक एक वाक्य पढ़कर उसे कहाँ लिखना है यह हम समझ लेते हैं। पहला वाक्य है, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। इस वाक्य में क्रिया होने की सामान्य सूचना मिलती है, इसलिए यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। दूसरा वाक्य, माला घर नहीं जाएंगी। इस वाक्य में नहीं यह नकारात्मक शब्द है, तो यह निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा वाक्य, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। इस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह है, इसलिए यह प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा वाक्य, सदैव सत्य के पथ पर चलो।
चलो इस शब्द से आज्ञा मिलती है, तो यह आज्ञार्थक वाक्य हुआ। पांचवा वाक्य, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। तो वाह इस शब्द से विस्मय या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, इसलिए यह विस्मयादि वाक्य है, विस्मयार्थक वाक्य है। छठा जो वाक्य है, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। तो इसमें जो अंत में होगा यह शब्द है, यह आगे घटने वाली घटनाओं को सूचित करता है, इसलिए यह संभावनार्थक वाक्य है। सातवां वाक्य, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। तो इस वाक्य में कुछ इच्छाएं प्रकट की है या आशीर्वाद दिया है, इसलिए इसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। आठवां वाक्य, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। यहाँ बिजली और रोशनी इन दो शब्दों का एक दूसरे पर निर्भर होना है, तो इसलिए यह वाक्य संकेतार्थ वाक्य है जो एक दूसरे पर अवलंबित है। जैसे बिजली आएगी तो रोशनी होगी। तो आओ भाषा की ओर। इस अंतर्गत अर्थ के अनुसार हमने जो अभी वाक्य देखे हैं उन्हें उचित स्थान पर लिखते हैं। देखो तो ये जो सब वाक्य है हमें उचित जगह लिखने हैं। देखो तो विधानार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, ये सब अपनी अपनी जगह हमने लिख दिए हैं। आओ इन वाक्यों को अर्थ अनुसार पढ़ते हैं। बच्चे हंसते खेलते हैं, विधानार्थक वाक्य। माला घर नहीं जाएगी, निषेधार्थक वाक्य। इसे हिमालय क्यों कहते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। सदैव सत्य के पथ पर चलो, आज्ञार्थक वाक्य। वाह क्या बनावट है ताजमहल की, विस्मयार्थक वाक्य। कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, संभावनार्थक वाक्य। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, इच्छार्थक वाक्य। यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, यह संकेतार्थक वाक्य है। स्वाध्याय प्रश्न पहला, हम चलते सीना तान के इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न दूसरा, आप बड़े होने पर क्या बनना चाहोगे, अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न तीसरा, हम चलते सीना तान के यह कविता कंठस्थ करो, शालेय समारोह में सबको गाकर सुनाओ। प्यारे बच्चों, हम चलते सीना तान के इस कविता में हमने देखा है कि हमारे देश में धर्म, जाति, वर्ण, भाषाएं अलग अलग होने के बावजूद भी किस तरह एकता बनी हुई है। इसी एकता को हमें आगे भी बनाए रखना है। हमारे देश के सैनिक जो दिन रात हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन्हें हमारा विनम्र अभिवादन और जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे।
जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।